नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। खूबसूरत चेहरे और सेक्सटॉर्शन जाल। दरअसल आजकल ब्लैकमेलर्स नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को ब्लैकमेल करने के, लोगों से पैसे ऐंठने के। और ऐसी ही एक खबर अंबाला से सामने आई है जहां पर एक युवक को सेक्सटॉर्शन के जाल में फंसाया गया। कुछ लोगों ने उसके साथ एक वीडियो कॉल की जिस पर सामने की तरफ न्यूडिटी का प्रदर्शन किया गया, अश्लीलता की गई और स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसके बाद उसे बताया गया कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर लाइव हो गया है, यूट्यूब पर लाइव हो गया है। अब इसको हटाने के लिए आपको हमें पैसे देने होंगे। इसके बाद खुद को दिल्ली पुलिस का एक अधिकारी बताकर उसे फोन आए और उसे ब्लैकमेल करने का यह सिलसिला शुरू हो गया। इस पूरे मामले में 5,35,000 का चूना लगा दिया गया इस शख्स को, जिसके बाद से यह शख्स हैरान परेशान था। आपको बता दें, ये कोई पहली खबर नहीं है जहां पर इस तरह से युवक को ब्लैकमेल किया गया हो या फिर किसी युवती को ब्लैकमेल किया गया हो। ये रैकेट काफी समय से चला आ रहा है और कई लोग इसका शिकार हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि लोग लोकलाज के डर से मामले में बोलते नहीं हैं, कई लोग कुछ कहते नहीं हैं। और आपको यह भी बता दें कि इस तरह के मामले कई अब तक सामने आ चुके हैं और सेक्सटॉर्शन के नए नए तरीके अब लोग ढूंढने लगे हैं। सोशल मीडिया जहां एक तरफ अथाह ज्ञान का समंदर है, तो वहीं सोशल मीडिया एक जरिया बन चुका है क्रिमिनल्स के लिए क्राइम करने का। नए नए हथकंडे आजमाकर लोगों को ब्लैकमेल करने का, लोगों के पैसे ऐंठने का। बता दें कि इस तरह से ब्लैकमेलिंग का ये खेल काफी समय से चल रहा है और इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन आपको, अगर आप इस तरह के किसी वीडियो कॉल के जाल में फंस जाते हैं, अगर आप किसी के हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कानून आपके साथ है। समाज के लोकलाज के डर से अगर आप एक बार इस सेक्सटॉर्शन के चंगुल में फंस गए तो ये समझ लीजिए कि बाहर निकल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि ये शातिर अपराधी एक के बाद एक आपको ब्लैकमेल करने के तरीके ढूंढते ही रहेंगे। अब इन मामलों में कानून भी आपका साथ दे सकता है, साथ ही आप पहले से ही सावधान और सतर्क रहें, ये बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर आपकी जो भी प्रोफाइल्स हैं उनको आप लॉक करके रखिए। साथ ही आप अनजान नंबर से अगर कॉल्स आती हैं आपको, तो आप उन कॉल्स को अवॉइड कीजिए। सीधे वीडियो कॉल किया जाता है, इन वीडियो कॉल्स को आप अवॉइड करें। इसके अलावा अपनी जो निजी फोटोज हैं उनको सोशल मीडिया पर या तो ना डालें या फिर उन्हें प्राइवेट करके आप रखें, क्योंकि ब्लैकमेलर्स आपके सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स के जरिए ही आपकी, आपके फ्रेंड्स की, आपके फैमिली की जानकारी निकालते हैं और उसके बाद अपने टारगेट को चुनने के बाद लग जाते हैं जाल बिछाने में। और फिर एक बार अगर आप इनके जाल में फंस गए तो फिर ये आपको लगातार हम आपको बता दें कि आखिर अगर आप फंस गए हैं तो आपको क्या करना है। हिम्मत करके आप परिस्थिति का सबसे पहले तो सामना करें। ब्लैकमेलर्स के झांसे में आकर उसकी किसी भी बात को आपको नहीं मानना है। बिना देर किए जल्द से जल्द इसकी जानकारी आप पुलिस को दें। बदनामी को लेकर डरे नहीं, ये किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब
किस तरह से ये अपने जाल में फंसाते हैं आपको ये भी हम बता दें। ब्लैकमेलर्स सोशल साइट पर पहले किसी की प्रोफाइल चेक करते हैं, वहां से आपकी या आपके फ्रेंड फैमिली की जानकारी निकालते हैं, वहां से फिर ये सोशल साइट्स के जरिए दोस्ती करते हैं और आपका नंबर ले लेते हैं। वो आपको व्हाट्सएप या मैसेंजर पर वीडियो कॉल करते हैं। उस कॉल में दूसरी तरफ एक न्यूड महिला या पुरुष होता है। जो अश्लील हरकत करने के साथ आपकी कॉल को रिकॉर्ड भी कर लेता है और इसी स्क्रीन रिकॉर्डर में आपके फेस के साथ एक वीडियो बना लिया जाता है। फिर उस वीडियो क्लिप को वायरल करने के नाम पर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। और आप ये ना समझें कि एक बार आपने पैसे दे दिए तो शायद ये मामला साफ हो जाएगा, आप इस मकड़जाल से बचकर निकल जाएंगे, बल्कि एक बार ब्लैकमेलिंग का अगर सिलसिला शुरू होता है तो ये समझ लीजिए कि ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। लेकिन इन सब से डरने की जगह आपको ये ध्यान रखना है कि कानून आपके साथ है। आप ऐसे लोगों को जवाब दे सकते हैं, आप ऐसे लोगों के जाल से बाहर निकल सकते हैं। और तमाम जो कानून है वो आपका साथ यहां पर देंगे। आपको हिम्मत करके पुलिस के पास जाना है, ना कि डर के घबरा के बैठ जाना है। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व एसीपी हैं। साथ ही मोनाली गुहा हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं। निक्की डबास भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एफएम न्यूज पर। सबसे पहले मोनाली जी आपके पास में आऊंगी। मोनाली जी, सेक्सटॉर्शन आजकल बहुत ज्यादा आम बात हो गई है। कभी लोग अपने जानकार लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, या फिर जानने वाले किसी दोस्त को। तो कभी अनजान लोग सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के जरिए आपकी जानकारी हासिल करके और फिर अनजाने में आपके साथ कुछ ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं जिनके जरिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। ऐसी खबरें बहुत आम हो गई हैं। क्या वजह है कि सोशल मीडिया पर इन चीजों को रोक नहीं लगाया जा पा रहा? इसके दो प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि लोग आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट कर लेते हैं और उसी का खामियाजा ये होता है कि जब कोई फेक प्रोफाइल बनाकर हमारे साथ ऐड होता है और वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट करता है तो लोग उसको कनेक्ट कर लेते हैं और फिर वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। दूसरा कारण भी ट्रस्ट का ही है। यदि हम बात करें रिलेशनशिप पर्सन की, या जो एक बार ब्रेकअप के बाद बच्चियों या महिलाओं को या किसी और को परेशान करते हैं इस तरह की चीजों के लिए, वहां पर भी आप एक मेन कारण देखेंगे कि पहले ट्रस्ट करके यदि कोई तस्वीरें साझा कर दी गई है या बात कर ली गई है तो उसके माध्यम से ये ब्लैकमेल करते हैं। तो जो रूट कॉज है वो ट्रस्ट है। और लोगों को ये समझना होगा कि किसी भी, ना तो आप किसी पहचान वाले व्यक्ति से अपनी कोई निजी तस्वीरें या कोई चीजें साझा करें, ना ही आप किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करें। लोग अक्सर बहुत बड़ी लापरवाही जो सोशल मीडिया पर करते हैं वो ये है कि अपने बारे में तमाम जानकारी वो सोशल मीडिया पर पहले ही डाल चुके होते हैं कि पति कौन है, पत्नी कौन है, बहन कौन है, भाई कौन है, पेरेंट्स कौन है, और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और लगातार अपने रिसेंट अपडेट्स भी डालते रहते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और यदि ऑलरेडी लोग ये चीजें डाल चुके हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट मैं जरूर करूंगी आपके मंच के माध्यम से कि वो अपनी प्रोफाइल को लॉक करके रखें। और एक मेरा अपना खुद का सर्वे रहा है कि हर सोशल मीडिया अकाउंट में जिसमें 1000 से ज्यादा लोग एडेड हैं, हर उस अकाउंट में आप पाएंगे कि तकरीबन 10 से 15% फेक अकाउंट्स भी एडेड होते हैं। तो लोगों को इस ओर भी काम करने की जरूरत है। समय निकालकर ऐसे अकाउंट्स को अपने खाते से अनफ्रेंड करें जिनसे कभी इनकी बातचीत ना हुई हो, जिन खातों पर कोई उनकी निजी जानकारी ना हो, या कोई आपको अपडेट्स ना मिलते हो, या तस्वीरें कम हो, या फिर उसमें कोई लाइव अपडेट्स बहुत कम नजर आते हो। तो ये काम हम कर सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम अनजान लोगों को ऐड ही ना करें। सबसे बड़ा यहाँ से स्टेप यहीं से शुरू होता है जब अनजान व्यक्ति दोस्ती करता है। इनका मोडस ऑपरेंडी है व्हाट्सएप नंबर लेना। तो यहाँ पर भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है कि यदि कोई अनजान व्यक्ति आपके व्हाट्सएप नंबर के पीछे पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। संभावना है कि ये आपका व्हाट्सएप नंबर लेंगे, ताकि यदि आप उन्हें आगे चल के मैसेंजर पर या फेसबुक पर ब्लॉक कर दे तो भी वो आपको व्हाट्सएप नंबर के जरिए या कॉलिंग नंबर के जरिए परेशान कर पाए। तो इन कुछ चीजों का इनिशियली ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वेद भूषण सर आपके पास में आऊंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को लगता है कि हम फंस जाएंगे। ऐसे में लोगों को
क्या जानकारियां होनी चाहिए, किस तरह से वो कानून के सहारे खुद को मजबूत महसूस करें? देखिए नितिशा, इंटरनेट जहाँ कुछ फैसिलिटी लेकर आया है सोसाइटी में, सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई, वहाँ उसके कुछ नुकसान भी हैं, बड़े खतरनाक उसके नुकसान है। और सोसाइटी में डेली ये चीजें हो रही है, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों को सेक्सटॉर्शन किया जा रहा है। हाँ। और सेक्सटॉर्शन कौन लोग कर रहे हैं, यदि आप उनका प्रोफाइल देखेंगे, जो पकड़े गए हैं दिल्ली पुलिस ने, राजस्थान या गुड़गांव से जो लोग पकड़े गए हैं, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रिलेटेड किस्म के आदमी है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, पर वो जानते हैं कि कैसे आदमी को एक्सटॉर्शन किया जाता है। जो नॉर्मली जो एक्सटॉर्शन के जो विक्टिम होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, बड़ी उम्र के आदमी होते हैं, यंगस्टर्स नहीं होते हैं, क्योंकि एक तो उनसे पैसा निकलना बहुत मुश्किल होता है। सीनियर आदमी के पास में ड्यू टू उसकी सर्विस या बिजनेस बहुत सारा पैसा होता है, और सोशल स्टिग्मा या डर की वजह से वो इन चीजों को शेयर नहीं करता। मैं चूंकि पब्लिक डोमेन में हूँ और अपना मैं एक ऑफिस भी है आईटीओ पर मेरे में बहुत सारे इस तरह के कॉल आते हैं, इतने बड़े लेवल के ऑफिसर्स के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के कॉल आते हैं कि सर ये हमारे को यूट्यूब से एक कॉल आ रही है। यूट्यूब का कभी कॉल नहीं करता, मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि यूट्यूब के किसी चैनल से आपको कॉल है, क्योंकि उसका जो ऑफिस है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में है, हजारों किलोमीटर दूर है, ना वो कभी किसी को कॉल करते हैं। वो वहां से कॉल आएगी कि मैं यूट्यूब से बोल रहा हूँ, आपकी एक बहुत गंदी वीडियो आई है और ये सोशल मीडिया पर अपलोड की जा रही है, अन्यथा आप पैसे दे दीजिए, अन्यथा ये आपके सारे सिस्टम को खराब कर देगी। तो आदमी डर जाता है कि यूट्यूब पर यदि मेरी फोटो इस तरह से आ गई तो मैं समाज में मुंह दिखाने, परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा। वो इस डर से बार बार पैसे देता रहता है, और उनकी जो डिमांड्स है बार बार नए रूप से आती हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस महासंघ का एक लोगो लगा हुआ है, इसी तरह उनके पीछे एक पुलिस का लोगो लगा होगा, क्राइम ब्रांच का होगा, सीआईडी का, सीबीआई का होगा, यहाँ तक कि जो दिल्ली के कमिश्नर है उनकी भी फोटो लगी होगी उसके साथ में, क्योंकि फोटो लेना आजकल बहुत आसान काम है। आप किसी भी सीनियर ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर की, या जो पब्लिक डोमेन में सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी फोटो आप ले सकते हैं। तो उसको फेसबुक पर लगाकर, तमाम जो व्हाट्सएप पर उस पर लगाकर पैसे की एक्सटॉर्शन की डिमांड करते हैं। मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ या मैं एसीपी बोल रहा हूँ क्राइम ब्रांच से, और आपके खिलाफ एलिगेशन है कि आपने एक लड़की के साथ में एक बदसलूकी की है और उसकी वीडियो हमारे पास आ चुकी है। तो आदमी बहुत डर जाता है कि अब पुलिस में मामला जाएगा। पहले यूट्यूब से निकलता है, फिर वो पुलिस के जाल में फंस जाता है, फिर एक लड़की उसको बार बार वही कॉल कर रही होती है जिसकी फोटो उसके साथ में उसने अपना जो भी एक्ट है या जो काम है उसने किया हुआ होता है। तो वो लड़की भी कॉल करती है कि सर देखो मेरी तो इज्जत खराब हो गई, आप मुझे पैसा दे दीजिए, अदरवाइज आई विल गो टू द पुलिस स्टेशन। तो ये जो चीजें हैं इससे बचने के बहुत ही इजी तरीके हैं। आदमी बचना ना चाहे तो अलग बात है, अज्ञानता जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है, पर आज जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसकी हानियां भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप कोई भी अननोन नंबर है उससे कभी भी कोई वीडियो कॉल करे तो आप ना उठाएं, बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। जब भी आपके दर्शकों को आपको जानना चाहिए कि क्योंकि जो वीडियो कॉल है वो बड़ा एक सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है। मेरे को कोई वीडियो कॉल अननोन नंबर से आती मैं कभी नहीं उठाता, पता नहीं कौन आदमी, मैं किस अवस्था में हूँ, किस पोजीशन में हूँ, क्या बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे डूज एंड डोंट डूज हैं कि जो आदमी अपना के अपने आप को बचा सकता है। उसके अलावा आज की डेट में पूरे इंडिया के लिए 1930 एक डेडिकेटेड नंबर है साइबर क्राइम के लिए। बहुत लंबा नंबर नहीं है, जैसे आप 100 नंबर घुमाते हैं उसी तरह 1930 को याद कर लें। आप 1930 पर कॉल करेंगे, साइबर का पूरे इंडिया में एक नेटवर्क है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस स्टेशन बन चुके हैं, जो दूसरे स्टेट्स हैं उनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साइबर के ऑफिस बने हुए हैं, पुलिस ऑफिसर्स वहाँ डिप्यूट है जो तमाम चीजों को नजर रखते हैं, उन पर एक्शन लेते हैं। क्योंकि ये सिस्टम बड़ा टेक्निकल है, यदि कोई वाकई में जेन्युइनली कुछ होता है तो वो कैलिफोर्निया में जहाँ फेसबुक का या व्हाट्सएप का या दूसरे सोशल मीडिया के जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ कम्युनिकेट किया जाता है कि इस तरह से इसको आप ब्लॉक कर दीजिए, इस नंबर से ये कॉल जनरेट हो रही है या इस नंबर का मिसयूज हो रहा है। परंतु ये तभी संभव हो पाएगा तब आप डर और अपनी शर्म से निकल पाएंगे, क्योंकि ये डर, क्योंकि परिवार का डर है कि मैं शादीशुदा आदमी हूँ, बच्चेदार हैं, क्या मेरे बारे में ओपिनियन बनाएंगे कि इस उम्र का आदमी भी इस तरह से लड़कियों के साथ चैट करता है। तो ये एक आदमी का अपना खुद का लालच भी है, वो इस लालच में ना है कि यंग लड़की उसको फोन कर रही है ऑड आवर्स में, वो बोल रही है कि आप बाथरूम में आइए, आप अकेले में बात कीजिए मेरे से। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे से लड़की क्यों बात करना चाह रही है रात के टाइम, वो भी ऑड आवर्स में। क्योंकि नॉर्मली जो एक्सपीरियंस कहता है कि 99% जो कॉल्स हैं वो रात के ऑड आवर्स में आती हैं, जब आदमी सोने की पोजीशन में होता है, अपनी वाइफ के साथ, फैमिली के साथ होता है,
वो उसको अलाउ करते हैं कि आप दूसरे कमरे में दूसरी जगह पर आके बात कीजिए, मुझे आपकी वॉइस बहुत अच्छी लग रही है, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत है, आप वीडियो कॉल एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही वीडियो कॉल एक्सेप्ट करते हैं आपको सेकंडों में पता भी लगेगा, आपकी वो अपने 2 मिनट के अंदर अपना न्यूड हो जाएगी और तमाम जो एक्टिविटीज है शुरू करके वीडियो बना लेगी। उसके बाद फिर एक तमाम जो उनका एक गैंग है, वो पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं। वो बात पहले लड़की कॉल करेगी, फिर यूट्यूब से कॉल आएगी, फिर पुलिस वाले की कॉल आएगी, आप डर जाएंगे, पैसे पे पैसा, पैसे पे पैसा। ये एक ऐसा क्रम है जो कभी खत्म नहीं होता। तो इससे निकलने का तरीका तो सबसे पहले यही है कि आप खुद इन जो भी सोशल मीडिया पर जो एक्टिव लोग हैं वो जानकारी रखें कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, आपका कोई मिसयूज ना कर सके। मतलब इतना सतर्कता बहुत जरूरी है। आप अपनी जेब में पॉकेट है, आप बस में सफर कर रहे हैं, आपको पता है कि जेब कतरे हो सकते हैं, तो कैसे अपनी जेब को सुरक्षित रखा जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये पुलिस तो जिम्मेदार तब है जब आपके साथ क्राइम हो जाएगा, तब उसकी इन्वेस्टिगेशन, उसको प्रिवेंशन, उसको डिटेक्ट करना, तो ये तमाम जो चीजें हैं सोशल मीडिया में होने के बाद अगर सोशल मीडिया के जरिए आपके साथ कोई घटना होती है तो सबसे पहले कानून का सहारा लेने के लिए आपको 1930 पर कॉल करना है और वहां से आपको असिस्टेंस, सपोर्ट सब कुछ मिलेगा और आपका नाम भी उसमें गुप्त रखा जाएगा, आपके परिवार को या किसी सोशल मीडिया में नहीं लाया जाएगा। हाँ, ये बहुत अहम चीज है क्योंकि लोगों को ये डर होता है कि हमारा नाम बाहर आ जाएगा, हमारा इज्जत की जो बात होती है वो सोशल स्टिग्मा। निकी, आपके पास आऊंगी मैं, जो सोशल स्टिग्मा है उसको कैसे लोग दूर करें, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि वो शख्स एट फॉल्ट हो। जैसे कि इस मामले में है कि उसको एक सोशल मीडिया के जरिए कॉल की गई, व्हाट्सएप कॉल की गई, अननोन नंबर से कॉल थी और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। तो ऐसे मामलों में क्या सोसाइटी को करना चाहिए, कैसे समझे, कैसे बदले हम? नितिशा, जैसे आपने आज इनिशिएटिव लिया है कि हम एक चैनल के माध्यम से मैक्सिमम लोगों को अवेयर करें इसके बारे में कि इस तरह के क्राइम हो रहे हैं। अभी 3 दिन पहले मैंने ही एक ऐसी कॉल अटेंड की थी। एक लड़का बिस्तर पे लेटा है और चेहरे से कॉल कर रहा है, सिर्फ पहले उसका चेहरा ही दिख रहा था, बट जिस तरह से उसका फेशियल हाव भाव, इकोनॉमिक स्टेटस, उसका लिविंग स्टैंडर्ड दिख रहा था वीडियो से, मैंने इमीडिएट उस कॉल को कट किया। उसने अगेन मुझे कॉल किया, फिर मैंने उसे ब्लॉक किया। देन उसने दोबारा मुझे मेरे फेसबुक पे कॉल किया। इसका मतलब आज एक चीज हमें समझने की जरूरत है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, पहली बात तो आप अंदाजा लगाइए, फेसबुक, हमारा ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारे इंटरलिंक हो चुके हैं और इनको किसी लीगल आईडी से कनेक्ट सिर्फ पूछा जाता है, कोई नहीं करता, कोई कर देता है, लेकिन सबसे ज्यादा तो ये हमारी कॉन्टेक्ट लेने की परमिशन ले लेते हैं जी। दूसरा, हमारी इंटरनल इंफॉर्मेशन सारी एप्स को मॉडिफाई करने और हमारे फोन के सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग एडिट करने की परमिशन मांग लेते हैं। अगर हम परमिशन अलाउ नहीं करते तो ये हमें उस ऐप को यूज ही नहीं करने देते। तो ये हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़े से नॉर्म्स ऐसे सेट करने पड़ेंगे सख्ती के साथ, जिससे हम जिस ऐप को यूज कर रहे हैं हम उसी ऐप के माध्यम से उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को पहचानते हुए हम उस कॉल को कनेक्ट करें, डिस्कनेक्ट करें, वो हमारी इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए। लेकिन बाकी सारी चीजों की परमिशन क्यों अलाउ की जा रही है, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि एक ऐप कोई भी है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे फेसबुक है, चाहे व्हाट्सएप है, अगर हम किसी एक फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे वीडियो कॉल किया मैसेंजर पे या यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, किसी भी ऐप के माध्यम से, तो उसके पास मेरा नंबर आया कहाँ से? अभी मैं आपको एक रिसेंट एक्टिविटी, खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैंने 4 दिन पहले ट्रू कॉलर डाउनलोड किया। उसने मुझसे सारी परमिशन मांगी स्टेप बाय स्टेप। आप अपने कॉन्टेक्ट अलाउ कीजिए, आप अपनी पिक्चर अलाउ कीजिए, कैमरा अलाउ कीजिए, गैलरी अलाउ कीजिए, और अगर मैंने उसमें से कुछ परमिशन, लोकेशन वगैरह अलाउ नहीं किया तो उसने मुझे उसे यूज ही नहीं करने दिया। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ट्रू कॉलर को अनइंस्टॉल ही करना पड़ा, जबकि 2-3 कॉल मुझे फेक आ रहे थे। उन कॉल को डिटेक्ट करना चाहती थी कि ये कॉल किसके हैं, लेकिन अगर मैं अलाउ करती हूँ तो मेरे सारे कॉन्टेक्ट ट्रू कॉलर के पास चले जाते हैं। और ये बड़ी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां जो हैं, जो सोशल मीडिया को रन करती हैं, ये हमारे डेटा को सेल करती हैं। आप ये देखिए, कभी ना कभी आप व्हाट्सएप पे अपना बैंक डिटेल शेयर करते हो, कभी ना कभी मैसेज पे हमारे पास OTP आते हैं बैंक से, कभी ना कभी सारा इन्फॉर्मेशन ये एक कोलैबोरेटिव अप्रोच से गेट कर लेते हैं। और आज इतने फ्रॉड हो रहे हैं पेटीएम पे, गूगल पे पे, फोन पे पे, जिससे हमारा बैंकिंग सिस्टम भी सिक्योर नहीं है। तो ये हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो इनकी इंटरलिंक कैपेसिटी को खत्म कर देना चाहिए और इंडिविजुअलिटी पे भी स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स होने चाहिए। ठीक है,
मोनाली जी, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात निक्की जी लेकर आई हैं सामने कि सारी जो हमारी एप्स हैं, एक तो जितनी भी हम प्ले स्टोर से या फिर आईफोन पे अगर हम डाउनलोड करते हैं, एप्पल स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, सारी एप्स हमसे परमिशंस मांगती है, सारी परमिशंस होती है, उसमें कॉन्टैक्ट्स की भी होती है, लोकेशन की भी होती है, मैसेजेस की भी परमिशन होती है, मीडिया की भी परमिशन होती है, और ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। यानी हमारा पूरा का पूरा जो डेटा है वो इंटरनेट पर जा रहा है, वो सर्वर पे है, अलग अलग सर्वर्स पे मल्टीपल जगह पर सेव है। अब इसको कौन कैसे इस्तेमाल कर ले, कहां से लीक हो जाए, नहीं पता। ऐसे में क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है? इसका सोल्यूशन बहुत ज्यादा आसान है, चूंकि समय समय पर लॉज रूल्स रेगुलेशंस आते रहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास तकनीक है तब तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं समाधान बताना चाहूंगी। सबसे पहला रूल ये ध्यान रखिए सभी लोग कि जब भी हम कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, एक बार उसके टर्म्स कंडीशंस जरूर पढ़ें। बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं होती, और आजकल तो सुविधा इतनी कि आप वो टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में गूगल पर ही ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसको आप ये जरूर करें, पढ़ें उसमें। और अगर वहां कहीं पर लिखा हुआ है कि हम आपका डेटा मार्केटिंग के लिए या एडवर्टीजमेंट्स के लिए साझा करेंगे, तो वह ऐप आप इंस्टॉल ना करें। कहीं पर साफ शब्दों में ये लिखा होता है कि हम आपके पिन या जो भी आप उसमें पासवर्ड्स टाइप करेंगे, हम वो तक उसको आगे शेयर करेंगे, अपने बिजनेस अनाउंसमेंट में यूज करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ आप टर्म्स कंडीशंस में पढ़ लेते तो वो ऐप इंस्टॉल ही ना करें। दूसरा कारण, कई बार ये मजबूरी होती है कि हमें कोई एप्लीकेशंस इमरजेंसी में इंस्टॉल करने ही पड़ते हैं और कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। तो ऐसे समय पर आप उन्हें इंस्टॉल जरूर करें, परमिशंस दें, लेकिन यूज करने के तुरंत बाद आपको यहाँ पर दो काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये है कि आप वापस से अपने फोन की सेटिंग्स में जाइए, वहां से आप देखिए ऐप परमिशंस में आप उस पर्टिकुलर ऐप को सेलेक्ट करें, और वहां पर आपको ऑप्शंस दिखाए जाते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर ऐप कौन कौन सी एप्लीकेशंस की कौन कौन सी सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि ब्लूटूथ का, इंटरनेट का, वाईफाई का, आपके इसके अलावा आपके फोन डिटेल्स का, या मीडिया गैलरी का, कैमरा, ईच एंड एवरीथिंग। तो जो जो आपको लगे कि ये फिलहाल यूज में नहीं है, आप उसको ऑफ करते जाइए। इसके अलावा ऑफ के अलावा भी एक और ऑप्शन होता है कि यदि आप चाहें कि बार बार आपको ये ऑन ना करना पड़े, जब आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करें तभी ये परमिशंस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, तो अलाउ ओनली व्हेन इन यूज, ये एक ऑप्शन भी होता है, उस पर आप सेलेक्ट कर दे। तो वो ऐप जब जब आप इस्तेमाल तब तक ही वो आपको सर्विसेज सामने एक्सेस करने के लिए दिया जाएगा, बाकी टाइम पर ये इस्तेमाल एप्लीकेशंस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है वो होता है फोर्स स्टॉप का। यदि कई बार आपको लगे कि एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में रन हो रही है, जो कि होती हैं कई बार, तो आप उन एप्लीकेशंस को सेटिंग्स में जाके, एप्स में जाकर उस ऐप का नाम सेलेक्ट करें। वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फोर्स स्टॉप का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है, उसे आप जाके फोर्स स्टॉप कर दें। इसका बेनिफिट ये होगा कि अब वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में खुद से कभी भी चालू नहीं होगा जब तक आप जाकर ऑन ना कर दे। तो जो एप्लीकेशंस आपको लगता है कि आपके इस्तेमाल के लिए जरूरी है, आप या तो उसको स्टॉप कर दें यूज करने के बाद, या आप उसके एक्सेस परमिशंस को डिनाई कर दें। इसके अलावा सुरक्षा के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है आपका एंटीवायरस। एंटीवायरस मैंने अपने खुद के सर्वे में देखा हुआ है, लगभग 95 to 97% लोग अपने फोन पर लाइसेंस्ड या परचेस्ड एंटीवायरस नहीं रखते हैं, जो कि सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप एक पेड या एक लाइसेंस्ड एंटीवायरस रखते हैं तो वो बैकग्राउंड में इस तरह की किसी भी मैलिशियस या सस्पिशियस एक्टिविटीज को रोकता है, प्लस अगर कोई वायरस फाउंड है या कोई स्पाईवेयर होता है तो उसको हटाता भी है। ये जरूर करें। इसके अलावा कुछ ऐसी एप्लीकेशंस भी होती हैं जो कि बैकग्राउंड में रन होने वाले एप्लीकेशंस को बंद करती हैं। एग्जांपल के लिए नो रूट फायरवॉल, कुछ इस तरह के एप्लीकेशंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सुरक्षा के दृष्टि से यदि हर यूजर अपना डेटा बचाना चाहता है, वायरल होने से रोकना चाहता है, तो दो काम जरूर करें। सबसे पहला ये है कि जब इंटरनेट की जरूरत ना हो उस समय पर इंटरनेट को बंद करके रखा जाए। ये बहुत बड़ी लापरवाही हम में से हर कोई करता है कि जरूरत हो या ना हो फोन का इंटरनेट ऑन रहता है। दूसरा, एप्लीकेशंस हमें जरूरत हो या ना हो हमारे फोन पर पड़ी रहती हैं, तो ऐसे अगर कोई ऑब्सोलेट एप्लीकेशंस है, एप्स हैं जिनका हमें रेगुलरली इस्तेमाल नहीं है, आप उन्हें अनइंस्टॉल कर दें या उन्हें फोर्स स्टॉप करके रखें, या अगर आपको बीच बीच में जरूरत पड़ती है तो बाकी एक हैबिट बना लें कि आपको जब इंटरनेट का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी सिर्फ उतनी ही देर के लिए आप अपने फोन का इंटरनेट चालू रखेंगे। आप पाएंगे कि समय के साथ आपका डेटा, क्योंकि अब चूंकि सिक्योरिटी के लिए ऑप्शंस तो बहुत है, डेटा लीक भी कई तरीके से होता है, लेकिन जितनी स्पीड से अब तक अपना डेटा लीक होता आ रहा था उस स्पीड को इस माध्यम से कम किया जा सकता है। ठीक है। वेदभूषण सर, लोग आज भी पुलिस से डरते हैं, और ऐसे मामलों में खासकर उन्हें लगता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे हम खुद ही फंस जाएंगे। खासतौर पर जब कोई पुरुष होता है तो उसे ये डर लगता है कि सामने वाली महिला है, इल्जाम तो हमारे ऊपर आएगा कि हमने कोई अश्लील हरकत की है, हमने कुछ गलत किया है। दूसरा, अगर कोई महिला होती है तो उसे ये लगता है कि न जाने पुलिस वाले क्या सवाल करेंगे, कैसी बातें करेंगे, हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, हमें बहुत हैरेस किया जाएगा। ये जो स्टिग्मा है, इससे लोग कैसे बाहर निकले? पुलिस क्या प्रोटोकॉल फॉलो करती है ऐसे मामलों में?
देखिए नितिशा, जो एक्सटॉर्शन का जो टारगेट होते हैं वो मेल होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि इसमें 99% जो पैसा है केवल आदमी से एक्सटॉर्ट किया जा सकता है, महिलाएं उसका स्केपगोट नहीं होती। और इस चीजों से बचा जा सकता है, केवल आप सावधानी बरत सकते हैं, क्योंकि अब आप इंटरनेट को ब्लॉक नहीं कर सकते। पूरी दुनिया एक मुट्ठी में सिमट कर आ गई है, तमाम तरह के ऐप्स हैं। अब आपने देखा होगा कि इंडिया ने बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया, क्योंकि हमारा डाटा जो है चाइना में जा रहा था। जैसे टिकटॉक था, बहुत पॉपुलर था यहाँ पर, परंतु सारा डाटा इंडिया का चाइना के अंदर। चाइना ऑलमोस्ट, पूरा तो नहीं कहा जा सकता, हमारा एनिमी कंट्री है ऑलमोस्ट, तो उसके पास हमारे कंट्री का डाटा नहीं होना चाहिए। इसी तरह अभी एक डिबेट चल रही है, आपने देखा होगा कि टिकटॉक को अमेरिका में भी बैन किया जा रहा है। हाँ। अमेरिकी गवर्नमेंट कह रही है टिकटॉक को हम बैन करें, क्योंकि सारा डाटा टिकटॉक के थ्रू सारा चाइना में जा रहा है। उनकी आपस में भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, दोनों पावरफुल कंट्री है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट भी इस चीज में कई बार असहाय दिखाई देती है, लाचार दिखाई देती है। अभी सबसे बड़ा इंडिया का संस्थान एम्स है, एम्स का जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ सिस्टम था वो हैक कर लिया, जो हैकर थे उन्होंने हैक कर लिया। 200 करोड़ रुपए की डिमांड की कि आपको रेस्टोर करने के हम 200 करोड़ रुपए लेंगे। तो ये इस चीज से केवल सावधानी से ही हम लोग बच सकते हैं, अपनी टैक्टफुलनेस से बच सकते हैं। परंतु अब देखे ना, एम्स में 2 बार उनका सिस्टम सारा हैक हो गया, सैटेलाइट तक हैक हो गया। बिल्कुल, तो हफ्ते भर तक एम्स के तमाम जो डेटाज है वो हैक किए गए। लेकिन सर, पुलिस किस तरह से आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, एक बार ये दर्शकों के लिए बताएं, ताकि अगर लोग ऐसे जाल में फंसते हैं तो उनका मनोबल बना रह सके, उनमें हिम्मत बनी रहे। पुलिस के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, ताकि लोग डरे ना? देखिए, दिल्ली में, हरियाणा में और राजस्थान में तमाम गैंग्स मोस्टली चलते हैं, जितने भी सेक्स पर्सन वाले हैं। इसी तरह जो फाइनेंशियल क्राइम है, जहाँ पैसे से जुड़ा हुआ क्राइम है, आपका बैंक से पैसा निकालने जाता है या आपसे कोई इंस्टॉलमेंट दे दी जाती है, उसके लिए मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल अलग अलग लाइन है। एक तरफ एक्सटॉर्शन वाली लाइन जाती है, दूसरा पैसा हड़पने वाली जो लाइन है वो जाती है। तो पुलिस का तो एंगल होता है इन्वेस्टिगेशन करके उनको पकड़ा जाए, और बहुत सारे गैंग्स बारे में पकड़े भी गए, और वो इतने ज्यादा अब पैसा अर्न कर चुके हैं कि आपकी सोच से बाहर होगी। वो इतना पैसा इस बिजनेस के अंदर है, वो यंग लड़के लड़कियों को एलोर करता है, लालच देते हैं कि आप इस बिजनेस में आइए, इसमें पैसा बहुत ज्यादा है। आप एक झटके के अंदर लाखों रुपए एक सेकंड के अंदर कमा लेते हैं। तो जहाँ से ये एक्सटॉर्शन रन करते हैं, राजस्थान से, खासतौर से बेवाद से, गुड़गांव के एरिया से, वहाँ पर गाँवों के अंदर बड़े बड़े महलों के अंदर ये लोग रहते हैं और लेविश लाइफ जीते हैं, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर पैसा बहुत है, इजी मनी है। केवल आपको कोई लड़की तैयार करनी है, छोटी बच्ची तैयार करनी है, और कई बार जरूरी नहीं लड़की हो, वो केवल मॉर्फ होती है, पिक्चर मॉर्फ कर दी जाती है, लड़की दिखाई जाती है, एग्जैक्टली वो होती नहीं है। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उस पर ना जाते हुए केवल पब्लिक के लिए यही है कि पब्लिक डरे ना इस चीज को, अपनी पुलिस को बताए कि मेरी आइडेंटिटी को छिपा के रखा जाए, मेरे परिवार को ना बताया जाए, मेरे से इस तरह से बार बार पैसा एक्सटॉर्शन किया गया है या कोशिश की जा रही है। जब तक आप खुद आगे से नहीं आएंगे, पुलिस आगे इस बारे में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे देश के कानून है, आईपीसी है या आईटी एक्ट है, वो उनके लिए एक शिकायतकर्ता जरूर चाहिए। मैं रैंडमली किसी के मोबाइल में नहीं झांक सकता, ना अलाउड है कि मैं झांक कर देखूं कि इसके मोबाइल के अंदर क्या क्या चल रहा है। लेकिन भूषण सर, पुलिस के पास आने की हिम्मत लोग नहीं जुटा पाते ना, लोगों को डर लगता है। तो उसके लिए लोगों का ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे मामलों में पुलिस आपके साथ खड़ी है, आपकी मदद के लिए खड़ी है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस आपकी मदद जरूर करेगी। बिल्कुल, जो साइबर के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो हमारी दूसरी जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उससे अलग होते हैं। वो एक तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं इसी काम को करने में, कैसे, और मोस्टली वो प्लेन क्लोथ में होते हैं। और दूसरा सब चीज आप केवल नेट के थ्रू उनसे कांटेक्ट कर सकते, जरूर नहीं वो आपसे पर्सनली आके मिले, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी आइडेंटिटी कंसील करने के लिए जरूरी है कि मैं आपको हर चीज व्हाट्सएप पर बताऊंगा या केवल मेल पर शेयर करूंगा। कोई जरूरी नहीं कि आप पर्सनली आप थाने में जाकर या साइबर सेल में जाकर आप उनसे मिले। सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर भी इस तरह से है, और तमाम जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके यहाँ भी इस तरह के प्रोविजन है। केवल जानने की जरूरत है, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको जानना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमारा क्या प्लेटफॉर्म जहाँ पर जाकर हम अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, जहाँ अपनी बात रख सकते हैं। बिना जानकारी के अभाव में वो ब्लैकमेल किए जाते रहेंगे, और तमाम जो चाहे पुलिस के रूप में एक्सटॉर्शन हो रहा है या दूसरे सोशल मीडिया साइट उनको एक्सटॉर्ट कर रही हैं, तो कभी ना कभी आपने देखा बहुत सी चीजें समाज में धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी चीज ऑब्सोल्यूट हो गए। अब मोबाइल छीनना पहले बहुत कॉमन था, दिल्ली शहर के अंदर लड़के मोबाइल छीन के ले आते थे, अब मोबाइल छीनना उनके लिए मुश्किल हो गया है। मोबाइल छीन के ले जाएंगे और यूज नहीं कर पाएंगे, तो जो घटनाएं थी ऑटोमेटिक कम हो गई। धीरे धीरे जो सेक्सटॉर्शन की घटना है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका ग्राफ
डाउन आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि किसी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल ना उठाएं, तो धीरे धीरे आम आदमी को पता लग गया कि इस तरह की कॉल को ना उठाया जाए। तो आने वाले टाइम में उम्मीद है कि शायद जो सेक्सटोर्शन से रिलेटेड क्राइम है और खासतौर से नेट के, इंटरनेट के, मोबाइल के माध्यम से होते हैं, यानी सोशल मीडिया के माध्यम अवेयरनेस से, वो सबसे खत्म हो ज्यादा जाए। जरूरी है कि लोग खुद में अवेयर रहे। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को आप प्राइवेट करके रखिए, लॉक करके रखिए, उसमें ये ध्यान रखिए कि कितना डेटा हमको अपने बारे में, कितनी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करनी है और कितनी नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निकी डबास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही अपने आप को अवेयर रख के, सजग रहकर, जागरूक रहकर बचा सकते हैं। और उसके बाद पुलिस आपका साथ देने के लिए है ही, कानून आपका साथ देगा। लेकिन भूल कर भी इस मकड़ जाल में आप ना फंसे। आप किसी भी तरह के डर में, बहकावे में आकर इनकी कोई ब्लैकमेलर्स की कोई बात ना माने, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जल्द से जल्द आप जाकर पुलिस को कांटेक्ट करें। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए FM न्यूज के साथ।